हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलग अलग, जैसे अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी बम धमाके हुए और उसमें 12 अमेरिकी कमांडो मारे गए, नौसेना के मरीन कमांडो। तो अब अमेरिका का क्या रुख होगा? अमेरिका ने इसके लिए इस्लामिक स्टेट को जिम्मेदार बताया है और कहा है कि तालिबान का हाथ नहीं है। तो बम धमाके में इस्लामिक स्टेट की एंट्री हुई है, तो क्या मामला है और आगे कितना बड़ा खतरा इस्लामिक स्टेट होने जा रहा है पूरी दुनिया पे? यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने सुरक्षा परिषद की मीटिंग बुलाई है। 5 जो परमानेंट मेंबर है सिर्फ उन्हीं की, भारत समेत जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, भारत अध्यक्ष है तब भी उसको नहीं बुलाया गया। तो एक अलग ही चीज़ चल रहा है पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स में। तालिबान को लेकर भारत का क्या ऑफिशियल रुख है, तो इन सब पे बात करेंगे हम। इसके अलावा भी और भी कई टॉपिक हैं, जैसे मालाबार नेवल एक्सरसाइज शुरू हो गई है, तो क्वाड देशों में कौन कौन इसमें शामिल है। सुजलम अभियान शुरू हुआ है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री शुरू हुआ है। तो क्या होता है ये गीगा फैक्ट्री और हाइड्रोजन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशनल व्हील वो शुरू हुआ है किस शहर में? समृद्धि एक स्कीम लॉन्च हुई है स्टार्टअप के लिए, उसके बारे में जानेंगे। और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 जारी हुआ है और भारत ने अमेरिका को पछाड़ दिया है। तो इन सब पे चर्चा करेंगे डिटेल में। तो शुरू करते हैं, और लाइक बटन जरूर दबाना आप सभी से रिक्वेस्ट है, और शेयर करना तमाम दोस्तों को। पहला क्वेश्चन होगा, काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाके में 12 अमेरिकी कमांडो सहित कई लोग मारे गए। तो इस हमले का जिम्मेदार किसे बताया जा रहा है अमेरिका के द्वारा? आंसर होगा इस्लामिक स्टेट खुरासान। ये नाम आप ध्यान रखना। अभी तक आपने सुना होगा इस्लामिक स्टेट यानी IS, दूसरा नाम सुना होगा ISIS यानी इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया। अब ये नया नाम है इस्लामिक स्टेट खुरासान। ओके, तो इसके बारे में और आगे बताते हैं। तो देखिए, अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से वहाँ पर हालात बेहद ख़राब हैं और काबुल एयरपोर्ट जो है वो अमेरिकी फ़ौज के नियंत्रण में है और नाटो फ़ौज वहाँ पर तैनात है। तो बम विस्फोट जो है वो फिदाइन हमला हुआ है। फिदाइन हमला मतलब आत्मघाती हमला। एक आतंकवादी खुद अपने बम लगा कर जाता है और ख़ुद को उड़ा लेता है और बहुत नुकसान करता है। तो ये एयरपोर्ट है और इसके ईस्ट गेट और अम्बे गेट के पास एक होटल है, वहाँ पर ये धमाका हुआ है और उसमें बहुत नुकसान हुआ 26 अगस्त को। भारत ने इस हमले की निंदा की है। अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, तो उन्होंने पूरा इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है इस्लामिक स्टेट समूह के, ये जो खुरासान समूह है उसको, और ये कहा है कि इसमें तालिबान की भूमिका नहीं है। 12 अमेरिकी कमांडो, 60 अन्य लोग मारे गए। ये आप जो धुआं सा देख रहे हैं ये बम विस्फोट के बाद उठा हुआ गुबार है। ओके, तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि इसमें ISK यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान का हाथ है, और इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि तालिबान का IS के साथ मिली भगत है। मतलब कि अमेरिका ये मानता है कि काबुल एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ उसमें तालिबान का हाथ नहीं है, और अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि आगे जो हमले होने वाले हैं, जो खुफिया इनपुट मिले हैं, तो उसको रोकने के लिए अमेरिकी सैन्य कमांडर जो हैं वो तालिबानी कमांडरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो मतलब साफ है एक तरह से कि अमेरिका एक तरह से तालिबान शासन को अघोषित रूप से मान्यता दे रहा है, उसके साथ बातचीत कर रहा है, एक साथ अभियान भी चला रहा है। ओके, तो एक नया खतरा इस्लामिक स्टेट का बहुत बड़ा पूरी दुनिया पर उभर कर देखने को मिल रहा है तालिबान के बाद। तो कहाँ पर यह हमला हुआ है, एक बार मैं मैप में 3D मैप में ही दिखा देता हूँ आपको। तो ये वर्ल्ड मैप है, सामने है पैरा भारत, और यहाँ से ऊपर की ओर चलेंगे तो ये रहा अफ़गानिस्तान पूरा, और यहाँ है काबुल। काबुल में अभी चलते हैं और जूम करते हैं, और ये रहा एयरपोर्ट। इसी एयरपोर्ट पे हमला हुआ है, इस तरफ और इस तरफ 2 जगह पर। शव वहाँ बहुत पड़े थे और हमले की आशंका पहले से थी। ये 2 जगह हैं, यहीं पर विस्फोट हुआ है। ये पूरा मैप आप देख रहे हैं, हामिद करजई एयरपोर्ट है ये। ओके, हमले से एक दिन पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने ये कहा था कि काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला होने वाला है, क्योंकि उनको पहले से सूचना मिल गई थी, और अपने नागरिकों से भी कहा था कि एयरपोर्ट पर नहीं आए, जो लोग बाहर हैं वो बाहर ही रहें, क्योंकि अगर वहाँ पर आएंगे और आतंकवादी हमला होता है तो इसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। ओके,
तो अब अमेरिका ने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे। ये जो घटना हुई है, अफ़गानिस्तान यहाँ पर है, आप देख रहे हैं मैप में, तो इस पूरे घटना की हम बदला लेंगे, जो बाइडेन ये कह रहे हैं। ओके, और जल्द ही वहाँ से अमेरिकी लोगों को निकालने का काम होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, तो उनका कहना है कि अभी करीब 1,500 से ज़्यादा लोग, जो अमेरिकी लोग हैं, वो अफ़गानिस्तान में हैं, वो निकलना चाह रहे हैं। ओके, भारत के भी लोग हैं, उस पर भी आगे बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अमेरिकी प्रेसिडेंट के रुख से यही लग रहा है कि 20 साल तक अफ़गानिस्तान को अपने इशारों पर चलाने वाला जो अमेरिका है, वो ISIS के या फिर कहीं IS के खुरासन, उसके घातक हमले के बावजूद काबुल से पीछे हट रहा है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ये इस्लामिक स्टेट खुरासान ये आया कहाँ से, अचानक कैसे इतना बड़ा हमला वो करने में सक्षम हुआ है। पहले तो ये फ़ोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये इस्लामिक स्टेट खुरासान ने ये फ़ोटोग्राफ जारी किया और कहा है कि इसी ने आत्मघाती हमला किया। दरअसल क्या है कि इस्लामिक स्टेट जो है वो पहले ISIS था, इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया। तो इराक से तो भगा दिया गया, अमेरिका और UN पीस कीपिंग फोर्सेस, इसके अलावा NATO फोर्सेस ने उसकी इराक में चलने नहीं दी, उसको वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन विचारधारा चलती रही। इस्लामिक स्टेट ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग नाम दिया है। तो मध्य एशिया का जो इलाका है, जहाँ पर अफ़गानिस्तान और उसके आसपास के कई देश आते हैं, तो उसको खुरासान नाम दिया। ओके, द हिंदू में एक रिपोर्ट मैं देख रहा था, तो उसके अनुसार पाकिस्तान तालिबान जो था, वहाँ पर सैकड़ों लड़ाकों की ट्रेनिंग हुई थी। बाद में जब पाकिस्तान में ही आतंकवादी घटनाएं हुई, तो वहाँ की मिलिट्री ने अभियान चलाया, तो वो सब आतंकवादी अफ़गानिस्तान चले गए थे। दूसरी ओर क्या हुआ, इधर थोड़ा समझने की बात है पूरा मामले को कि कैसे कैसे ये सब मुद्दा आया है। ओके, तो इधर क्या हुआ कि तालिबान और अमेरिका के बीच दोहा, यानी कतर की जो राजधानी है दोहा, वहाँ पर कई महीनों से वार्ता चल रही थी, बातचीत चल रही थी। तो इससे नाराज़ होकर बहुत सारे जो कट्टर लड़ाके थे तालिबान के, वो तालिबान को छोड़कर, यानी तालिबान संगठन जो आतंकवादी संगठन, उसको छोड़कर इस्लामिक स्टेट की ओर चले गए। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि तालिबान जो है बातचीत का रास्ता अपना रहा है, और तालिबान ने खुद को केवल अफ़गानिस्तान में ही सीमित कर दिया, क्योंकि ऐसी बातचीत हो रही थी अमेरिका से। जबकि इस्लामिक स्टेट के जो उग्र विचार वाले थे, वो ये मानते थे कि अमेरिका से लड़ाई करके ही जीत हासिल करेंगे, वार्ता करके नहीं। तो यहीं पर तालिबान से अलग हुए बहुत सारे जो उग्र लड़ाके थे, वो इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकवादी बन गए। और ऐसी विचारधारा वहाँ दिया जाता है कि आदमी मरने मारने को उतारू हो जाता है। अब सोचिए कि किसी आतंकवादी को या किसी व्यक्ति को इतना माइंड से ट्रेन कर दिया जाए, इतना माइंड वॉश कर दिया जाए कि खुद आत्मघाती हमला कर दें। तो पूरी एक कैंप हुआ, ट्रेनिंग हुई और ये सब हुआ, मतलब कि आतंक का खतरा बहुत बड़ा है। ओके, इधर क्या हुआ है, यूनाइटेड नेशंस की ओर से ये बात बहुत दिनों से ये कही जा रही थी कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो इस मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने सुरक्षा परिषद की अस्थाई मीटिंग बुलाई है, जो अस्थाई मेंबर्स हैं उन सब की। एंटोनियो गुटेरेस हैं सेक्रेटरी जनरल, तो उन्होंने सभी परमानेंट मेंबर, मतलब कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, इन सब को लेटर लिखा है और कहा है मीटिंग बुलाई जाए, और इसमें 10 परमानेंट मेंबर शामिल नहीं होंगे। जबकि आप ध्यान रखिए कि भारत अगस्त 2021 के लिए UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरपर्सन है, अध्यक्ष है। और भारत की अध्यक्षता में पिछली बार 16 अगस्त को आखिरी बार तालिबान के मुद्दे पर मीटिंग हुई थी, लेकिन कुछ खास फैसला नहीं हो पाया था। ओके, तो ये यूनाइटेड नेशंस की ओर से होने जा रहा है मीटिंग। आगे क्या होता है देखना होगा। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि तालिबान को लेकर और अफ़गानिस्तान को लेकर भारत का रुख क्या है ऐसे समय में जब IS के यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान, उसका प्रभाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और भारत पर भी खतरा उसका भी जो खुफिया इनपुट है वो भी आए हैं, आगे बताते हैं। तो अब सवाल उठता है कि तालिबान और अफ़गानिस्तान के अलावा IS का जो खतरा हो गया है, तो उस पर भारत का क्या रुख है।
देखिए, भारत सरकार ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर 26 अगस्त 2021 को यानी अभी हाल ही में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। तो इसमें आप देख रहे हैं ये मीटिंग है, बीच में विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठे हैं। तो उन्होंने उसी में ये कहा, बहुत सारे विचार आए। उसके बाद विदेश मंत्री ने कहा कि अभी वेट एंड वॉच मोड में हैं हम, लेकिन मुख्य जो फोकस है, आप न्यूज़ भी देख रहे हैं तो हिंदू का वेट एंड वॉच पॉलिसी अभी अपना रहे हैं। मतलब अभी देखेंगे क्या हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के बहुत सारे देश ये अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन मुख्य फोकस ये होगा कि वहाँ के जो लोग हैं, भारतीय लोग, और जो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, उनको निकाला जाए। कैसे निकाला जाए, इन सब पे होगा। और सरकार की ओर से ये बताया गया ऑल पार्टी मीटिंग में कि अफ़गानिस्तान में भारत सरकार की जो हेल्प डेस्क है, उस पर करीब 15,000 लोगों ने संपर्क किया है वहाँ से निकलने के लिए। पूरी दुनिया अभी तालिबान को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति में पॉलिसी अपनाई हुई है, भारत भी इसी मोड में है। ओके, एक और ख़तरा है। क्या है ख़तरा? आप ये न्यूज़ देख रहे हैं, JEM यानी जैश ए मोहम्मद। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि आतंकी संगठन जो है जैश ए मोहम्मद, वो इंडिया पर हमला कर सकता है। न्यूज़ रिपोर्ट आप देख रहे हैं। तो हुआ ये है कि तालिबान ने क्या किया कि अफ़गानिस्तान के जेलों में जो बंद थे जैश ए मोहम्मद के करीब 100 से ज़्यादा सदस्य आतंकी लड़ाके, तो उन सबको रिहा कर दिया। और अब ये सब इंडिया में अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में। ओके, और एक और बात बताऊं कि तालिबान ने 140 हिंदू और सिख अफ़गानों को काबुल में रोक लिया है। ये सब इंडिया जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको वहाँ से, मतलब एयरपोर्ट के पास से ही उनको पकड़ के वापस ले जाया गया। एयरपोर्ट के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। तो आपने समझा कि अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर क्या क्या हालात हो रहे हैं, वर्तमान में क्या हालात है अमेरिका, इंडिया और पूरी दुनिया को लेकर। ओके, इम्पॉर्टेंट बात थी, मुझे लगता है काफ़ी कुछ आप समझ चुके होंगे। कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में। कोई सवाल हो तो अगले वीडियो में मैं उठाऊंगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान का मुद्दा भी बहुत लंबा चलना है, नए नए अपडेट्स होंगे, और वो सब आपके एग्जामिनेशन के लिए और समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हो गया, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आए गए, खासतौर पर जो अभी ग्रुप D का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें भी। और बुक भी अवेलेबल है, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, अमेजन पे बेस्ट सेलर है। और हाँ, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि पिछला वीडियो का क्या हुआ, पिछले कई दिनों का, तो वो भी वीडियो आएगा, उसकी तैयारी चल रही है, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो गया था किसी वजह से। तो अब यही कोशिश होगी कि वीडियो लगातार आए, आपको डेली मिल जाया करे। ओके, और पिछला वीडियो सारा मिलेगा, अगले 1-2 दिन में ही मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने मालाबार नौसैन्य अभ्यास, जो कि 26 से 29 अगस्त तक पूरा चल रहा है, 26 को शुरू हो गया है, तो किन देशों के साथ मिलकर ये शुरू किया है? आंसर होगा इसका USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। देखिए, मालाबार एक्सरसाइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और ये 25वां संस्करण है। इसकी मेज़बानी अमेरिकी नौसेना कर रही है, US नेवी, और ये पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में ये हो रहा है। गुआम एक जगह है, अमेरिकन टेरिटरी है, आइलैंड है। देखिए, माइक्रोनेशिया कहते हैं इस पूरे इलाके को, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर के कुछ इलाके को। तो वहीं पर गुआम है, वो अमेरिकन टेरिटरी है, तो वहीं पर ये आयोजन हो रहा है। ओके, तो भारत के किन किन जहाज़ों ने या विमानों ने इसमें हिस्सा लिया है? तो INS शिवालिक, INS कदमत और P-8I गश्ती जो विमान है वो इसमें हिस्सा ले रहा है। ठीक है, क्या है मालाबार एक्सरसाइज, क्यों इतना इम्पोर्टेंस इसको दिया जाता है? देखिए, मालाबार ये नौसैन्य युद्धाभ्यास है। इसमें ये टोटल 4 देश हैं, क्वाड जो मेंबर कंट्री हैं वो सब इसमें शामिल है, और उनकी नेवी ये करती है। और सबसे पहले ये जो नौसैन्य युद्धाभ्यास है वो 1992 में, आप देख भी रहे, उस समय शुरू हुआ था, फर्स्ट एडिशन था 1992 में। उसके बाद से लगातार अलग अलग वक्त में ये आयोजित होता रहा है, और 2021 में ये 25वां ये वर्षगांठ है इसकी। और क्वाड के बारे में भी बात कर लें। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग।
देखिए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के बीच एक बहुपक्षीय समूह समझौता है और एक तरह से चीन का जो दबदबा है उसको लेकर ये बनाया गया था। अच्छा, इस युद्ध अभ्यास में हो क्या रहा है? मालाबार 21 है, इसमें लाइव वेपन फायरिंग ड्रिल हो रहा है। इसके तहत जो एंटी सरफेस, एंटी एयर और एंटी सबमरीन ये सब युद्धाभ्यास किए जा रहे हैं। असली की तरह जैसा ही काफ़ी जटिल अभ्यास हो रहा है, ताकि अगर कुछ ऐसा हो, अगर युद्ध की स्थिति आए तो उस समय हम किस तरह से उसके लिए सक्षम हैं, तैयार हैं, उसकी ये तैयारी की जा रही है। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जापान का जो नेवल सिक्योरिटी फोर्स है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आप ध्यान रखना, जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल है। इंग्लिश में कहते हैं इसको जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। आपको पता होगा, मैंने पिछले बार भी बताया हुआ है कि जापान जो है उसे अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान की हार हुई थी तो उसी समय उस पर थोपा गया था कि वो सेना नहीं रख सकता है। हाँ, वो डिफेंस फोर्स रख सकता है, अपने सुरक्षा के, आत्मरक्षा के लिए कुछ बहुत जरा सा फोर्स रख सकता है। शुरुआती दौर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो वहाँ पर अमेरिकी फ़ौज रहती थी वहाँ की सुरक्षा के लिए। बाद में धीरे धीरे आत्मरक्षा बल हुआ और नेवी की तरह ही वो तैयार हो गया जापान। और ऑस्ट्रेलियन नेवी का क्या नाम है? रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी। ओके, यूएस नेवी का नाम तो यूएस नेवी ही है और इंडियन नेवी तो आप जानते हैं, इंडियन नेवी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नौसैन्य अभ्यास जैर अल बहर भारत और किस देश के बीच में 9 से 14 अगस्त 2021 को आयोजित हुआ है? आंसर होगा कतर। ओके, ये नेवल एक्सरसाइज फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ में आयोजित हुआ है 2021 का। ये जैर अल बहर ये सेकेंड संस्करण है। ओके, पहला जो संस्करण है, पहला एडिशन वो 2019 में हुआ था, फिर 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 का जो इतना प्रकोप था उसकी वजह से इसको टाल दिया गया था। अब 2021 में ये दूसरा हुआ है। इसमें क्या होता है? तो समुद्री डकैती रोधी अभ्यास होता है, एयर डिफेंस, समुद्री निगरानी, इन सब का काम होता है। तो किन किन जहाज़ों ने इसमें हिस्सा लिया? तो इंडियन नेवी के स्टील्थ फ्रिगेट INS त्रिकंद ने हिस्सा लिया, जबकि कतर की ओर से, कतर की जो नेवी है उसका नाम है कतर अमीरी नेवल फोर्स, तो उसकी ओर से बारजान और दमसाह श्रेणी की मिसाइल शिप ये सब शामिल होती है। लड़ाकू जो राफेल है उसने भी हिस्सा लिया था उसमें। ओके, और इसमें ये INS त्रिकंद इसने हिस्सा लिया था। और ये बहुत ख़ास बात है कि ये स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ मतलब क्या हुआ कि ये रडार से बच सकता है, इसमें रडार से बचने की तकनीक है। ओके, स्टेल्थ के बारे में थोड़ा और बता दूं। देखिए, होता क्या है, रडार कैसे काम करता है ये आप देख रहे हैं। रडार एक रेडियो वेव छोड़ता है और उससे टकराकर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो टकराकर वापस रडार के पास आता है। लेकिन अगर उसका डिज़ाइन इस तरह से कर दिया जाए कि रडार से भेजा गया जो रेडियो वेव है वो टकराकर कहीं और चला जाए और वापस लौटे ही नहीं रडार के पास, तो उसको कहते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी। ओके, तो ऐसा ही ये अपना जहाज़ है INS त्रिकंद, तो नाम आप ध्यान रखना। ओके, चलिए, कतर में ये आयोजित हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस मंत्रालय ने सुजलम अभियान शुरू किया है जिसके तहत गाँव में 100 दिन में 10 लाख सोक पिट यानी सोक गड्ढों का निर्माण किया जाना लक्ष्य रखा गया है? आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय। ओके, जल शक्ति मंत्रालय यानी वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ने आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है समारोह, उसी के अंतर्गत 25 जुलाई को ये सुजलम अभियान शुरू किया है। कैंपेनिंग फॉर 1 मिलियन सोक पिट इन 100 डेज। पूरे देश के गाँवों में ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो वही 10 लाख सोक पिट का निर्माण होगा 100 दिनों में। ग्रामीण टॉयलेट की मरम्मत की जाएगी, आप देख रहे हैं। और इसके अलावा खुले में शौच मुक्त प्लस गाँव की संख्या बढ़ाई जाएगी। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय, उसके मंत्री कौन हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत। ओके, अच्छा, एक और बात आपको बता दूं कि जब भी मंत्रालय की बात होती है ना, तो वो केंद्र सरकार से संबंधित होता है मामला।
राज्यों में मंत्रालय नहीं होता है। राज्यों में विभाग के मंत्री होते हैं और केंद्र में मंत्रालय के मंत्री होते हैं। ठीक है, जैसे हम कहेंगे केंद्र में गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के मंत्री, लेकिन अगर राज्यों की बात होगी तो होम डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं। तो जब भी अगर कहीं भी लिखा दिखे कि मंत्रालय, तो सीधा समझ लेना है आपको कि वो केंद्र सरकार के मंत्रालय की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशनल व्हील किस शहर में स्थापित किया गया है? आंसर होगा दुबई। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा ये स्थापित किया गया है। ये आप देख रहे हैं, गजब का है। ऑब्जर्वेशनल व्हील है ये, इसका नाम दिया गया है एन दुबई, AIN दुबई, एन दुबई। ऊंचाई कितनी है? 250 मीटर है। ओके, 250 मीटर। कहाँ पर है? दुबई में। तो दुबई के ब्लू वाटर एक द्वीप है, वहीं पर आइलैंड है, वहीं पर ये इसे स्थापित किया गया है, एन दुबई। और उसने किसको अब पीछे छोड़ दिया है? अभी तक जो सबसे ऊंचा ये ऑब्जर्वेशनल व्हील था वो था अमेरिका के लास वेगास में, वो 167.6 मीटर ऊंचा था। तो उसका भी रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। और ख़ास बात है कि इसमें जो पूरा व्हील होगा, इस पूरे व्हील में इसमें एक साथ 1750 यानी 1750 लोग बैठ सकते हैं, उनकी कैपेसिटी है। 48 हाईटेक केबिन बनाए गए हैं। टोटल केबिन है 192। और केबिन ऐसा वैसा नहीं है, इसमें कई सारे लोग बैठ सकते हैं। इस तरह का केबिन है अंदर, एक छोटा सा रूम की तरह है। तो एक शानदार काम किया है UAE ने। दुबई वैसे ही मशहूर है पर्यटन के लिए, ऑफिसेस के लिए, बहुत सारे मुख्यालय हैं वहाँ पर। ठीक है, तो UAE की बात हो रही है। UAE राजधानी क्या है? आबू धाबी। और सबसे मशहूर शहर है दुबई। ठीक, मुद्रा क्या है? UAE की, यूनाइटेड अरब अमीरात की। तो संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। राष्ट्रपति का क्या नाम है? बहुत लंबा नाम है, खलीफा बिन जायद अल नाहयान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री किस जगह स्थापित हुई है? कई सारे सवाल हैं इस क्वेश्चन में। एक तो सिंपल क्वेश्चन है कहाँ पर स्थापित हुई, दूसरी बात है ये हाइड्रोजन क्यों, और गीगा फैक्ट्री क्या होता है, इन सब के बारे में बताएंगे। इसका आंसर होगा बेंगलुरु। ओके, बेंगलुरु में यह स्थापित हुई है। अमेरिकन बेस्ड ये कंपनी है, उसने स्थापित की है। नाम है उसका ओहमियम इंटरनेशनल। तो उसी ने गीगा फैक्ट्री अगस्त 2021 में अभी हाल ही में शुरू की है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं। इस तरह का ये पूरा सिस्टम होगा, इससे भी बहुत बड़ा होगा क्योंकि गीगा फैक्ट्री है वो। और भारत की पहली एक ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर है। ओके, निर्माण होगा। अभी तक इंडिया में हाइड्रोजन का उत्पादन होता था, लेकिन वो ग्रीन नहीं होता था। जो जीवाश्म ईंधन है यानी डीजल या फिर जो बिजली जो ऐसे बन रही है, कोयले से बन रही है, तो उस बिजली का इस्तेमाल होता था। तो इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहेंगे। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन है, इसके बारे में बताते हैं आगे। तो यह सवाल उठता है कि कितनी क्षमता का है ये फैक्ट्री कितनी क्षमता की है? तो हर साल 500 मेगावाट प्रारंभिक विनिर्माण क्षमता होगी। इसके बाद इसको 2 गीगावाट यानी 2000 मेगावाट तक बढ़ाने की योजना है। ओके, हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले वक्त में अब हम लोग देखेंगे, कुछ साल बाद तकनीक जिस तरह से डेवलप हो रही है, उसमें हाइड्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल का माध्यम होगा। देखिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, उससे कार चलेंगी। स्पेस रॉकेट जो है उसके लिए फ्यूल होता है हाइड्रोजन। वेल्डिंग होता है, उसमें काम आता है हाइड्रोजन का। पेट्रोलियम रिफाइनरी है, उसमें काम आता है। फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन, उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसका। ओके, और सरकार ने एक नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के बारे में भी चर्चा की हुई है। जो फाइनेंस बजट आया था, वित्त बजट 2021-22 उसका, जिसमें निर्मला सीतारमण ने इसके बारे में कहा था। बाद में अभी स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में जिक्र किया। ओके, और भारत को ग्रीन हाइड्रोजन
का एक वैश्विक केंद्र बनाने की बात कही है प्रधानमंत्री ने। तो इसी के तहत देश में हाइड्रोजन इकोनॉमी, देश को हाइड्रोजन इकोनॉमी के रूप में तब्दील करने की योजना है। और ख़ास तौर पर जो जीवाश्म ईंधन है जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, तो इन सब के विकल्प के तौर पर इसका इस्तेमाल होगा। देखिए जीवाश्म ईंधन अभी हम लोग चूँकि तेल का आयात करते हैं तो बहुत सारा जो विदेशी मुद्रा है वो हम लोग का खर्च हो जाता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन खुद ही यहाँ बनाएंगे, कैसे बनेगा उसके बारे में बताते हैं। और ख़ास तौर पर इसका परिवहन में यूज़ होगा, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया जाएगा, ऐसी योजना है। और आपको पता ही है कि भारत ने पेरिस जलवायु समझौते में साइन किया हुआ है। इसके तहत 2050 तक भारत को कार्बन उत्सर्जन कम करना है। और 2022 तक भारत ने यह लक्ष्य बनाया हुआ है कि 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा यानी रीन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करना है। और हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के लिए भी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया हुआ है। इस बारे में थोड़ा और डिटेल, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ख़ास तौर पर ये तकनीक से रिलेटेड यूपीएससी के एग्जामिनेशन में ये जो चेंजेज आ रहे हैं और जो मिशन है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं तमाम एग्जामिनेशन में, चाहे आप ग्रुप डी हो या दूसरे एसएससी के एग्जामिनेशन उसमें। यहाँ पर सिंपल सी बात एक ले लेते हैं, गीगा फैक्ट्री का मतलब क्या होता है। यहाँ जो गीगा फैक्ट्री क्वेश्चन में आपने देखा वो क्या होता है। देखिए सबसे पहले गीगा फैक्ट्री शब्द का जो इस्तेमाल है वो टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के जो सीईओ हैं एलन मस्क, तो उन्होंने 2013 में किया था। गीगा फैक्ट्री का मतलब ये होता है कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए बहुत बड़े पैमाने पर गीगावाट एनर्जी पैदा करना, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा करना, यानी गीगावाट से ज़्यादा एनर्जी पैदा करना। तो यहाँ एक और सवाल उठता है ये कि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे होगा। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन ये आप देख भी रहे हैं, मुझे लगता है साफ आपको दिख रहा होगा ये स्क्रीन। हाइड्रोजन कैसे निकाला जाता है, यहाँ देखिए वाटर जो है H2O है, तो उसमें से ऑक्सीजन O2 और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, तो उसको अलग कर दिया जाता है और इस तरीके से हाइड्रोजन स्टोर कर लिया जाता है, अलग से एक कंपार्टमेंट में स्टोर कर दिया जाता है। उसके बाद उसको इंडस्ट्री में, परिवहन में, अलग अलग जगहों पर इसको यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमने ये क्वेश्चन में देखा, आपने ग्रीन हाइड्रोजन की बात कही हुई, तो 3 तरह के होते हैं, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन क्या है, तो भारत में सबसे ज़्यादा अभी उत्पादन जो हाइड्रोजन का हो रहा है वो ग्रे हाइड्रोजन का हो रहा है। इसका उत्पादन हाइड्रोकार्बन जैसे फॉसिल फ्यूल जो होता है जीवाश्म ईंधन और नेचुरल गैस उसके थ्रू किया जाता है, क्योंकि पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एनर्जी तो चाहिए पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करने के लिए, तो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होता है, इसलिए कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन। दूसरा है ब्लू हाइड्रोजन, ये आप देख रहे हैं, ये भी फॉसिल फ्यूल से ही उत्पादन होता है, लेकिन अंतर ये है कि इससे जो निकलने वाला बायो प्रोडक्ट होता है उसका भंडारण कर लिया जाता है, जैसे में पर्यावरण के लिए थोड़ा सा बेहतर होता है। और ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, तो ये ग्रीन एनर्जी से पैदा किया जाता है, जैसे सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी। जो ये फैक्ट्री लगाता है वही सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी की पूरी व्यवस्था करता है और उसी से आत्मनिर्भर होकर, बाहर से कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए उसे, खुद ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके फिर वो पानी से हाइड्रोजन को अलग करता है। ओके, तो ये काफ़ी किफ़ायती होता है, पर्यावरण फ्रेंडली होता है। और बाई प्रोडक्ट की बात करें तो केवल पानी और भाप ही निकलता है। ठीक है, हाइड्रोजन ही क्यों, हाइड्रोजन क्यों ज़रूरी है। देखिए ब्रह्मांड में हाइड्रोजन जो है वो बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और पेट्रोल से 2-3 गुना ज़्यादा ये बेहतर ऊर्जा इससे मिलती है और आने वाले वक्त में जीवाश्म ईंधन की ये जगह ले लेगा। ठीक है, और ख़ास तौर पर जो अभी जो इलेक्ट्रिक वाहन है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ बैटरी होती है और बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है, आगे आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि उसको रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हाइड्रोजन टैंक होंगे, उसको हाइड्रोजन फ्यूल सेल कहेंगे। उसमें आप पंप स्टेशन पे जाएंगे और वहाँ हाइड्रोजन अपने कार में डाली और फिर आपने
अब चले उस पर बहुत सस्ते एनर्जी के तौर पर। ओके, और भारत में इस तरह के कार बनाने की भी प्लान हो रहा था। हुंडई ने ये प्लान किया था, लेकिन जब उसने देखा हुंडई ने कि यहाँ पर हाइड्रोजन की उपलब्धता बहुत कम है, स्टेशन नहीं है, तो उसने अपने प्लान को जंग कर दिया, मतलब उसने प्लान को ही खारिज कर दिया था। तो ये है पूरा ग्रीन हाइड्रोजन की बात, और ये मिशन भी है सरकार का, हाइड्रोजन मिशन, नेशनल हाइड्रोजन को लेकर। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं। केंद्र सरकार ने समृद्ध स्कीम अगस्त 2021 में लॉन्च किया, तो इसका लाभ किसे दिया जाना है? आंसर होगा स्टार्टअप। इसकी शुरुआत किसने की? तो रेलवे, आईटी और कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 25 अगस्त को इसकी शुरुआत की है। समृद्ध, उसका पूरा नाम क्या है? स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ मैती फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इसमें जो मैती है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये फुल फॉर्म होता है मैती का। ओके, तो इस स्कीम के तहत क्या होगा? होना ये है कि इसके तहत देश भर में जो स्टार्टअप्स हैं उसका इकोसिस्टम बनाया जाएगा, और आईटी सेक्टर के 300 स्टार्टअप का चयन किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें भविष्य की संभावनाएं दिखती हो, और इनको 40 लाख रुपए तक की शुरुआती पूंजी दी जाएगी, मदद दी जाएगी, और 6 महीने का मेंटरशिप भी दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, बताया जाएगा कि आप ये करो, ये ऐसा मत करो, ये गलतियां मत करो। ओके, तो स्टार्टअप के लिए एक माहौल बनेगा, और ताकि ये इसलिए भी किया जा रहा है ताकि स्टार्टअप आगे बढ़े और जो कंपनियां हैं वो बड़ी कंपनियां बने, मतलब कि यूनिकॉर्न बने। यूनिकॉर्न का मतलब होता है ऐसे स्टार्टअप जिनका बाजार मूल्य $1 अरब यानी $1 बिलियन तक पहुंच गया हो। भारत का यही प्लान है, अगले कुछ साल में 100 यूनिकॉर्न कंपनियां बन जाए भारत में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की चौथी कंपनी का नाम बताएं जिसने बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन की रकम को पार कर लिया। $100 बिलियन। आंसर का इन्फोसिस। ओके, इन्फोसिस ने ये उपलब्धि हासिल की है, चौथी ऐसी कंपनी है, और इस क्लब में पहले से रिलायंस इंडस्ट्री है, जिसका अभी एम कैप यानी मार्केट कैप जो है वो $140 बिलियन के आसपास है। सेकंड पे है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS, उसका मार्केट कैप है $115 बिलियन है। इसके बाद है HDFC, जिसका $100 बिलियन मार्केट कैप है, और अब चौथा स्थान है इन्फोसिस का, उसने $100 बिलियन का मार्केट कैप का वो आगे कर लिया। मार्केट कैप का मतलब क्या हुआ कि शेयर बाज़ार में उसकी क्या कीमत है, टोटल उसके जो शेयर हैं उसकी। ओके, इन्फोसिस ये बिजनेस, IT बिजनेस कंसल्टेशन, आउटसोर्सिंग, ये सब सर्विसेज उपलब्ध कराता है। इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1981 को। CEO कौन है? सलिल पारेख। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 यानी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान बताएं। आंसर होगा सेकंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप न्यूज़ देख रहे हैं कि अमेरिका को यानी US को पीछे छोड़कर इंडिया सेकंड पोजीशन पे आ गया है। ये सूचकांक कौन जारी करता है? तो अमेरिका का एक संपत्ति सलाहकार है कुशमैन एंड वेकफील्ड, तो उसके द्वारा जारी होता है। पूरी दुनिया में इसकी मान्यता है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन है? चीन है, और भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पिछले साल की रिपोर्ट में इंडिया तीसरा स्थान पर था, सेकंड स्थान पर अमेरिका था, तो अब इंडिया ने थोड़ी बेहतर पोजीशन प्राप्त की है। ओके, देखिए इस इंडेक्स में 47 कंट्री का वो देखा जाता है कि वहाँ के क्या हालात हैं, कैसी प्रगति हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्या ग्रोथ हो सकता है। ओके,
और इसमें यूरोप, अमेरिका और एशिया पैसिफिक के ये 47 कंट्रीज़ को सिलेक्शन किया जाता है। रैंकिंग एक बार टॉप 10 देख लेते हैं। फर्स्ट पे चीन, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे अमेरिका, फोर्थ पे कनाडा है, फिफ्थ पे चेक गणराज्य है, सिक्स्थ पे इंडोनेशिया है, सेवन्थ पे लिथुआनिया है, एट्थ पे थाईलैंड है, नाइन्थ पे मलेशिया है, 10th पे पोलैंड है। ओके, ये जो रिपोर्ट है इसमें रैंकिंग बेहतर हुई है। इसकी कई सारी वजहें हैं, क्योंकि इंडिया में कई सारे जो प्लान और कई सारे योजनाएं शुरू की गई, जैसे राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, ओके, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए लोन गारंटी योजना, इनोवेशन ग्रामीण उद्योग उद्यमिता को बढ़ाने के लिए योजना। तो इस तरह की इसकी वजह से थोड़ी बेहतर हुई है स्थिति, ऐसा बताया गया इस रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन, काजिंद 2021 ये संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, उसका 5वां संस्करण भारत और किस देश के साथ 30 अगस्त से 11 सितंबर तक आयोजित होगा, यानी अभी होने वाला है। आंसर है कजाकिस्तान। ओके, इसका आयोजन कजाकिस्तान में होगा। भारत और कजाकिस्तान के जो आर्म फोर्सेस हैं वो ट्रेनिंग करेंगे आपस में, काउंटर इंसर्जेंसी यानी आतंकवाद से कैसे निपटा जाए, पहाड़ी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उन सब पर ये बातचीत होगी और उसकी ट्रेनिंग एक तरह से की जाएगी। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, और इसका पूरा PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो गया है। पिछले कई दिनों के जो वीडियो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे अगले 1-2 दिन में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा लगा, शेयर करना तमाम दोस्तों को।